नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारी खास पेशकश 24 का रण में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी कड़ी में चुनाव से पहले लगातार सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। चुनावी बेला में जहां सत्ताधारी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार पर निशाना साधते हुए जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रम को, राजनीतिक बयानबाजी को, प्रचार को, तमाम चीजों को खबरों के जरिए देखेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड और राजस्थान में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यह कहा कि मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और गांव शहर में सुविधा बढ़ेगी। वहीं विपक्ष पर भी बरसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। उन्होंने कहा कि हर भ्रष्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये जो प्रचार का शंखनाद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया है। एक तरफ उत्तराखंड में उन्होंने रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं दूसरे तरफ आप देखेंगे कि राजस्थान में भी उन्होंने जनसभा की, जहां पर वो विरोधियों पर जमकर बरसते नजर आए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के लिए प्रचार का शंखनाद कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड में रोड शो किया और फिर वहां पर एक रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ और उत्तराखंड जो है वो हमारे दिल में बसा हुआ है। तो वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में विपक्ष पर बरसते पीएम मोदी नजर आए। आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ ये देवभूमि मेरे उत्तराखंड। वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। निर्णय आपको करना है। इतना ही नहीं साथियों, जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। तो कुछ इस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ये बताते नजर आए कि पिछले 10 सालों में देश का विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से ये सोच है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत भारत को बनाना है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर वो कांग्रेस पर बरसते नजर आए।
उधर कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की अपनी एक और सूची जारी कर दी है। पार्टी ने वाईएस शर्मिला को टिकट दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश की कडप्पा सीट से लोकसभा का वो चुनाव लड़ती नजर आएंगी। कांग्रेस की 17 उम्मीदवारों की सूची में ओडिशा से 8, आंध्र प्रदेश से 5, बिहार से 3 और पश्चिम बंगाल से 1 प्रत्याशी जो है वो साफ किया गया, वो चेहरा साफ किया गया है। बिहार की किशनगंज सीट से आपको बता दें कि मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार उनकी तरफ से बनवाया गया है। भागलपुर सीट से अजीत शर्मा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इन दिनों बिहार की सीट चर्चा में है वो है पूर्णिया सीट, क्योंकि पूर्णिया सीट की अगर बात करें तो आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को वहां पर उतार दिया गया है। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव आपको बता दें ताल ठोकते नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने आपको बता दें कांग्रेस को समर्थन दिया था। उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि शायद उनको पूर्णिया से टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। अब वो निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रोमांचक जो लड़ाई है वो नजर आएगी इस बार पूर्णिया में। तो पूर्णिया में आपको बता दें एक तरफ पप्पू यादव होंगे, दूसरी तरफ भीमा भारती होंगे और ये चुनाव इसीलिए अपने आप में ही रोमांचक हो जाता है। उधर लगातार मुश्किलों में घिर रही आम आदमी पार्टी को आखिरकार एक बड़ी राहत की खबर मिल गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं और आपको बता दें ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह के खिलाफ धन शोधन विरोधी कानून यानी पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वहीं संजय सिंह की रिहाई पर उनके परिजनों ने भी खुशी जताई है। सबसे बड़ी बात यह रही कि ईडी ने इस जमानत का विरोध कतई नहीं किया कोर्ट में और उसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह जमानत उनको मिल गई। तो 6 महीने के एक लंबे अंतराल के बाद संजय सिंह अब जेल से बाहर नजर आएंगे और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे थे, जिसके बाद संजय सिंह को यह बड़ी राहत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि क्या उनको जो गिरफ्तारी है या उनको अंदर रखना जरूरी है। वैसे में ईडी की तरफ से भी आपको बता दें कि कोई विरोध नहीं जताया गया, जिसके बाद संजय सिंह को यह बड़ी राहत मिली है। बहुत है, खुश तो हैं हम। हमको तो सुबह से कुछ पता ही नहीं था, आज पता चला अभी तो काफ़ी खुश हैं, बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं। तो बातचीत वहाँ तो वही डॉक्टर की बातचीत हुई, डॉक्टर दिखाने वाली बातचीत हुई। तो कह मम्मी तुम जाओ दिखा लो, हम भी दिखाने जा रहे हैं। तो हमारा टेस्ट हो गया, हम अपना चले आए, उनको ले गए थे टेस्ट करने के लिए। तो और कोई बात नहीं, इसकी तो रिहाई की या सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट की कोई बात ही नहीं हुई थी। बहुत बड़ी राहत हुई भैया, उसकी कुछ हम बोल नहीं सकते उसके बारे में। इतनी हमको खुशी हुई है, उसकी खुशी जुबान से अपने हम जाहिर नहीं कर सकते। इतनी खुशी है, दिल से जाहिर कर सकते हैं, इतना खुश हैं हम। एक लड़का हमारा कितना दिन से झेला है, हम जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, उसका दिल जान रहा है। फिर भी वो खुश था, वहाँ भी इतना खुश, सब कुछ अपना सेहत का। हम जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आते थे हम कहते भैया अपना ध्यान रखना तुम, क्योंकि बीमार हो तुम, अपना ध्यान रखना। हाँ तो सेहत तो है ही है, सेहत तो है ही है। कोई ऐसे आराम से जेल में रह के दहाड़ेगा तो वही है, जेल में रहने के बाद भी दहाड़ते थे, वो कभी नहीं झुके, नहीं वहाँ भी नहीं झुके। ये जो आप लोग देख रहे हैं अभी ये हमारा 3 भाई, अभी ये संघर्ष बहुत लंबा है, अभी संघर्ष जारी है। तो इसलिए अभी जब तक तीनों भाई हमारे बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। बस न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक बड़ी राहत दी है। सत्यमेव जयते। आज ही आ जाएंगे वो, ये उम्मीद लग रही है? नहीं, आज नहीं आएंगे, वो कल तक आ जाएंगे। तैयारियां हो रही, स्पेशल सेलिब्रेशन? नहीं, कोई तैयारी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। सिलसिलेवार तरीके से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि संजय सिंह किस तरह से जेल तक पहुंचे और अब उनको एक बड़ी राहत मिली है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए आप। तो कथित शराब घोटाले में संजय सिंह का आपको बता दें नाम ईडी की चार्जशीट में सामने आया था और उसके बाद ये चार्जशीट 2022 में आपको बता दें ईडी की तरफ से दायर की गई थी। ये कुछ इस तरह से आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से 4 अक्टूबर का वो दिन था जब संजय सिंह के घर पर करीब 10 घंटे तक
छापेमारी चली। 10 घंटे तक आपको बता दें छापेमारी चली और ईडी ने गिरफ्तारी आपको बता दें उसी दिन कर ली। ये जो छापेमारी हुई 10 घंटे की, उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 अक्टूबर को संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है ईडी की तरफ से। ये हम आपको तारीखों के हिसाब से बता रहे हैं। 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर फिर संजय सिंह को उसी दिन भेज दिया गया था और तब से लेकर संजय सिंह जेल में ही थे। 10 अक्टूबर को आपको बता दें राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा से संजय सिंह की पेशी होती है, लेकिन राहत नहीं मिली। संजय सिंह की जो रिमांड थी वो 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई कोर्ट की तरफ से, यानी ये कुछ इसी तरह से बढ़ती चली गई। गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, याचिका डाली थी वहां पर और 13 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में आपको बता दें उसी दिन जिस दिन याचिका डाली गई, सुनवाई भी हुई संजय सिंह को लेकर और संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। तो कुछ इस तरह से संजय सिंह की मुश्किलें आगे बढ़ती रहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को मिली जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में कही गई जरूरी बातों के बारे में भी बताया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है किसी को कुछ पता नहीं, कहां पहुंचे कोई पता नहीं, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई, सिर्फ एक आदमी का बयान। एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। तो संजय सिंह को जमानत मिल गई है, इससे लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं जांच एजेंसियों पर और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मसले को लेकर, सुनिए आप भी। मैं यही कहूंगा, एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये दुर्भाग्य है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। पहले ठगा जनता को सत्ता में आने के लिए झूठे बोल के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक नहीं अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। 6-6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल।
इससे पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अप्रोच किया गया और कहा गया कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना आने वाले 1 महीने के अंदर ईडी मेरे घर पर रेड मारेगी और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आतिशी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से भी पलटवार किया गया। देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आम आदमी पार्टी कई तरीके के एलिगेशन लगा रही है भाजपा पे। आतिशी जी ने आज एलिगेशन लगाया है ये कहकर कि उनको ये बोला गया है कि या तो भाजपा ज्वाइन करो या तो जेल जाओ। उन्होंने बोला हमारे यहाँ आतिशी जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कोई वैकेंसी है नहीं, समझे ना। तो ये उन्होंने क्यों कहा, किसने उसको कहा, ये तो कई चीजें, वो युवा नेता है उन्होंने भी कह दिया कि एक भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा है कि इस बारी 400 पार के बाद हम संविधान को नष्ट कर देंगे। अरे किसी ने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाके आतिशी जी से मिलके कहे, एक ऐसे समय जब शराब घोटाले में सारी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, तो हम इस समय उनको अपने यहाँ लेके हमने क्या अपने लिए सिरदर्दी। उधर करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही सीएम सैनी ने दुष्यंत चौटाला के राज खोलने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। नहीं, देखिए बयान नहीं दिया था क्योंकि ये घमंडिया गठबंधन था जिन्होंने एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहां पर किया। केजरीवाल भी है और केजरीवाल जब ये बात बोलता था मंच से कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के ऊपर कोई भी चार्ज लगेगा तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और आज तिहाड़ जेल के अंदर भी बैठा है, ना तो त्याग पत्र दे रहा है। ये कोई चार्ज किसी और ने फ्रेम नहीं किए, ये जो फ्रेम किए हैं चार्ज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, ये कोर्ट ने किए हैं और कोर्ट ने सत्य पाया है। और जब सत्य पाया है तो उन्होंने फिर जो बात कही थी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। ये माननीय हाई कोर्ट का निर्णय वो सर्वोपरि है, हमारी तरफ से भी उसके अंदर वो विषय रखा जाएगा और जो भी आदेश होंगे माननीय कोर्ट के वो सर माथे के ऊपर है। आप चाहते हैं चुनाव हो? देखिए, क्योंकि अभी आवश्यकता है, 6 महीने से ज़्यादा का समय है और 6 महीने तक कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है तो उस जिम्मेवारी के ऊपर हमें उस पद के ऊपर जाना। कार्यकर्ताओं से दुष्यंत चौटाला कई राज खोल रहे हैं सरकार के, कहना कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनके पहले जानकारी थी। देखिए, अगर दुष्यंत जी को कोई बातें पता है तो उसी को पूछनी चाहिए, उनसे ही बात करनी चाहिए, उनसे और भी राज पूछने चाहिए भी क्या क्या राज थे। अगर उसके पास राज हैं तो पूछने चाहिए। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर जवाब दिया गया था कि क्या
वो रोहतक से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। दोनों नहीं लड़ेंगे, दोनों लड़ रहे थे, इसी वजह से तो पिछली बार हार गए। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पर तंज कसा जा रहा है। आपको बता दें, एक दिन पहले पूर्व सीएम ने उन पर निशाना साधा था, तो अब सीएम नायब सिंह सैनी ने तंज कसते हुए कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान से भाग रहे हैं और वो डर रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ हुआ। कहीं ना कहीं दूसरे दलों के अंदर इस बात को लेकर के भी मंथन है कि अगर किसी बड़े नेता को उतार दिया वो हार जाएगा। वो देखते हैं कि अपना वजन किसी दूसरे के ऊपर डालें और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का वातावरण जो बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दीपेंद्र लड़ेंगे। वो वही उसी का परिणाम है। पिछले चुनाव के अंदर तो वो भी मैदान के अंदर उतर गया था, अब मैदान से भाग रहा है। यही तो भय इन लोगों के अंदर है। रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। पिछली बार लड़े थे जब भी तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई और बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने बताया कि 4 या 5 अप्रैल को सीईसी की बैठक होगी। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि जो हरियाणा के लिए 9 सीटों के नाम हैं वो फाइनल हो गए हैं। जल्द उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भी सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत ही हरियाणा में भी चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी आपको बता दें चुनाव लड़ती नजर आ रही है। बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। स्क्रीनिंग कमेटी में सारा मंथन हुआ है, सीटों पे सर्वे विचार विमर्श हुआ है। ज्यादातर पे फैसले हो लिए, वो हमने सीईसी को चले जाएंगे। जब भी सीईसी की मीटिंग होगी 4 को या 5 को, उसमें ये लिस्ट आ जाएंगे। सभी सीटों पे चर्चा हुई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी 9 की 9 सीटें एक साथ ही फैसला हो जाए। कुछ उसमें 2-1 सीटें रह भी सकती है, उनको नेक्स्ट टाइम में हो जाएंगे। बिल्कुल आने चाहिए। जो भी कैंडिडेट होंगे वो सारे जिताऊ और बड़े नेता होंगे। जो आवश्यक लगता है तो एक और मीटिंग भी कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं और कुछ डेटा के लिए वेट भी कर सकते हैं। मगर जो है मैं समझ रहा हूँ कि दे आर गोइंग टू स्पीड अप एवरीथिंग। तो आने वाली इसके बाद की जो सीईसी की मीटिंग है उसमें वो अपना रिकमेंडेशन भेज पाए, वो तरीके से सब प्लानिंग करेंगे, ऐसी मेरी समझ है। कह सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में जो सूची है हरियाणा को लेके वो संभवतः आ सकती है। निश्चित रूप से आ सकती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जो कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, जो फिक्सिंग हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को हजारों शिकायतें दी गई हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। और नॉट ओनली दैट, ये इनको इंडिया अलायंस ने और जो चिट्ठी दी थी उसका एक्नॉलेजमेंट है, उसका भी 1 साल तक कोई संज्ञान दिया, कहते हमको तो मिला ही नहीं है। जब उसको उसके स्टैंप वाला कागज दिखाया गया तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने उसका ऑर्डर किया कि 15 दिन में इसका जवाब दो। आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। और जो मतदाता आज पूरे देश में मांग कर रहे हैं कि मेरी पर्ची मेरे हाथ में दो, छोटा सा संशोधन है, उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और फिर से जो है चोर कोतवाल को जो दंडने की बात कर रहा है। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम 24 का रण में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।